हाँ है। इंडिपेंडेंट है कैसे? नहीं नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी जो बहुत सारा जो डिसीजन होगा वो आप खुद से नहीं ले सकते हो, ठीक है। बट नीतीश कुमार अपना जो स्टेट्स के लेकर अगर स्टेट में कुछ नया एजुकेशन पॉलिसी लाना चाह रहा हो, चाहे बहुत सारा कुछ भी जो है भी जैसे बहुत सारा योजना चलाना चाह रहा है, तो वो चला सकता है कि नहीं? चला सकता है। क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट किंगडम उसके पास है ना। हाँ। तो बहुत सारा यहाँ पे बात हो रहा था ना कि इंडिपेंडेंट किंगडम्स जो है स्टार्ट हो गया। इंडिपेंडेंट किंगडम मेरा जो शासन चल रहा होगा कि अब हम किसी के अंदर में काम नहीं करनेंगे, ठीक है ना। कुछ पॉलिसीज वगैरह हम खुद से फ्रेम करना। तो ये जो 18 सेंचुरी था इंडिया वाज, तो ये 18 सेंचुरी में जो है बहुत सारा इंडिपेंडेंट किंगडम देखने को मिला था हमको, ठीक है। हाँ। क्लियर क्लियर है। हाँ क्लियर है। तो उसमें से एक मुगल एम्पायर का नाम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिंस द मुगल एम्पायर वाज नो लॉन्गर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंटिटी, एम्बिशियस गवर्नर कार्व्ड आउट ऑटोनोमस प्रिंसिपैलिटीज। मतलब पहले जानती हैं किसका शासन हुआ करता था? पहले मुगल जो सत्ता होता था ना मुगल का, पता है आपको? नहीं। यू नो अबाउट द मुगल एम्पायर वगैरह कुछ पता है कि नहीं? नहीं, मुगल एम्पायर तो इस बार आया है पढ़ने में। अच्छा, मुगल एम्पायर इस बार आया है। तो जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते होगे, एंशियंट हिस्ट्री का मतलब क्या होता है बाबू, बताओगे? तो अपना जो हिस्ट्री है ना, उसके बारे में। प्राचीन इतिहास काल उसको हिंदी में बोलते हैं, मतलब जो पुराना हमारा इतिहास है ना। जैसे आपका भी कुछ पुराना इतिहास होगा, आप पहले बचपन में एलकेजी यूकेजी में होंगी, हाँ। करेक्ट। और उसके बाद जो है धीरे धीरे अभी स्टैंडर्ड 7 8 में, और आपका ये जो मिडाइवल टर्म चला होगा 5 क्लास से, फिर उसका धीरे धीरे जो मॉडर्न हो जाएगा 10th के बाद। तो वही होता है ना कि हिस्ट्री को एक हम लोग जो है अकॉर्डिंग टू देयर उसका जो एक काल के अनुसार जो है उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड करते हैं। तो 3 पार्ट में मोस्टली हम लोग देखते हैं कि एंशियंट हो गया, मिडाइवल हो गया और मॉडर्न हिस्ट्री। तो यहाँ पे बता रहा है क्या कि जो 18 सेंचुरी का बात कर रहा है कि उस समय जो है मुगल एम्पायर जो है जो अपना सत्ता था उसको बहुत दिन तक स्टेबल नहीं रख पाया, ठीक है। मतलब मुगल्स क्या था ना, जैसे अभी देख रहे हो अभी हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री? नरेंद्र मोदी। हाँ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। एंड हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री? करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी हाँ, मुर्मू है क्या? द्रौपदी मुर्मू, हाँ। एंड हाँ। हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? याद नहीं है। नहीं याद है? ठीक है, तो ये नहीं। आज आपका होमवर्क रहा। हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपको करके लाना है, ठीक है। हाँ कि बता ठीक दे, है। ऐसे याद रख लो, जगदीप धनकर, ठीक है। क्या? जग धनकर। धनकर। हेलो। हाँ। चलो। तो बताते हैं, तो प्रेसिडेंट के बारे में बात किए, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात किए। तो मतलब भारत जो है इंडिया, तो इंडिया मेनली कहां से लीड हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर हमारा जो इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर या प्राइम प्रेसिडेंट हो गए, वहीं से जो सारे स्टेट्स को भी वो लोग गाइडलाइंस जारी करते हैं कि नहीं, हाँ। है ना। तो उसी तरह से पहले जो मुगल एम्पायर हुआ करता था ना, वो भी जो है अपना जो उसके अंदर जो राज्य होता था उन लोगों को गाइडलाइंस देता था, टैक्सेस वगैरह कलेक्शंस करके वो स्टेट उसको दिया करते थे। लेकिन ये ज्यादा दिन तक ऐसा चल नहीं पाया। हम्म। समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि मुगल जो है क्या हो गया था, कमजोर हो गया था। अगर आपके देश के प्राइम मिनिस्टर कमजोर हो जाए तो फिर क्या स्टेट उनका बात मानेगा? नहीं। नहीं मानेगा। तो उसी तरह से मुगल जो है वो कमजोर हो गया था, तो मुगल के अंदर में जितने स्टेट थे वो मुगल का बात क्या कर रहे थे? नहीं मान रहे थे। नहीं मान रहे थे ना। पार्टी प्रिंसिपैलिटीज पे जो है ऑटोनोमस, द मुगल डायनेस्टी कंटिन्यू टू लिंगर ऑन, बट द किंग्स नीडर हैड अ पावर नॉट टेरिटरी।
राजा के पास तो पावर था, लेकिन जो टेरिटरी था, जो क्षेत्र था, वो जो है वो वहां पे अपना पावर जो है लॉस कर रहे थे। देखो लेटर मुगल एम्पायर्स के बारे में पढ़ना है हमको यहाँ पे। तो लेटर मुगल एम्पायर क्या है बाबू? एज देयर वाज नो लॉ ऑफ सक्सेशन अमॉन्ग द मुगल, no law of succession among the Mughals. So every time a king died, there was a war among the possible contenders to the throne, in which several princes and the nobles were killed. क्या लिखता है ना, एकदम बहुत ही आसान भाषा में इसको समझो। क्या है कि एक लॉ ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब पता है बाबू आपको क्या होता है? नहीं पता। सक्सेशन का मतलब होता है, लॉ ऑफ सक्सेशन का मतलब होता है, लॉ का मतलब हो गया कोई भी नियम या कानून। नियम और कानून तो आपको मालूम होगा। हाँ। तो एक यहाँ पे क्या था, कोई भी नियम और कानून नहीं था कि अगर मुगल एम्पायर का जैसे कोई बेटा है, अति मुगल एम्पायर का जो बादशाह है, अगर उसका किसी वजह से डेथ हो जाता है, तो अगला जो मुगल एम्पायर बनता, राजा बनता, वो उसका बेटा बनता। सक्सेशन हाँ। का मतलब वही हो गया, पीढ़ी पीढ़ी बोलते हैं उसको, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो सक्सेशन वो जो है नहीं बन के अमंग द मुगल, वो क्या हो जाता था ना, वहां पे वार हो जाता था, और वो उस वार को जो जीतता था ना, तो वो ही फिर जो है अगला क्या बनेगा, किंग बन जाता था मुगल एम्पायर का। ठीक है, हाँ। कोई दिक्कत है ना? नहीं। इन विच सेवरल प्रिंसेस एंड नॉबल्स वेर किल्ड। और इसमें क्या होता था, बहुत सारे जो प्रिंसेस होते थे या नॉबल्स होते थे, वो लोग मारे जाते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, ए वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट अमॉन्ग द सन एज वेल एंड हिज एल्डेस्ट सन। औरंगजेब के बाद जानती हैं क्या हुआ? औरंगजेब भी एक शासक होगा, ठीक है? हाँ। मुगल एम्पायर का औरंगजेब जो था वो भी राजा था। तो उसका जब डेथ हो जाता है, तो क्या हुआ यहाँ पे कि जो उसका एल्डेस्ट सन था ना, क्या हुआ? क्या? बोल रहे हैं कि औरंगजेब, आवाज आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। हाँ, मुगल एम्पायर में एक राजा हुआ करता था औरंगजेब, ठीक है? हाँ। औरंगजेब का मृत्यु हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक वार होता है, उसके सन एज वेल एंड हिज एल्डर सन, उसके एक उसका जो बेटा था, और एक उसका जो एल्डेस्ट सन होता था। एल्डेस्ट का मतलब क्या होता है बताइए? बड़ा। बड़ा बेटा। तो दोनों के बीच में हुआ। बहादुर शाह केम आउट विक्ट्रियस टू सक्सीड हिम ऑन द मुगल थ्रोन। और वहां पे किसका विक्ट्री हो जाता है? बहादुर शाह, ठीक है? हाँ। तो औरंगजेब के बाद जो आपका आएगा, वो आएगा बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह। क्लियर? फर्स्ट, हाँ। मतलब औरंगजेब के बाद कौन आएगा गद्दी पे मुगल में? बहादुर शाह। हाँ, बहादुर शाह फर्स्ट। औरंगजेब का ये सक्सेसर था। रूल्ड फॉर ए फ्यू ईयर, कुछ दिन तक ये शासन किया। He tried to win over the Rajput by recognizing अजीत सिंह as the ruler of जोधपुर। और ये क्या ट्राई किया था, ये कोशिश किया कि वो जो है वो राजपूत से जो है जीत जाए, और अजीत सिंह को रूलर जो थे जोधपुर का, उनसे। He also tried to appease the Maratha by releasing साहू को, द ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी। और ये जो क्या किया था कि मराठा को भी अपीज करना चाह रहा था, वो साहू को रिलीज करके, द ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी एंड ऑफरिंग हिम ए हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। और शिवाजी को वो तोड़ना चाह रहा था, बोल रहा था कि हम जो है आपको बहुत ही उच्च जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी दे देंगे। ही ऑल्सो साउट द फ्रेंडशिप ऑफ द सिख। और ये जो है सिख लोगों के साथ भी अच्छा दोस्ती बना के रखा था। बहादुर शाह फर्स्ट डाइड इन 1712। बहादुर शाह फर्स्ट का मृत्यु कब हुआ? 1712 AD। एडी में। एंड द वॉर ऑफ सक्सेशन फॉलोड culminated इन द एसेस ऑफ जहादर शाह। अब ये जो बहादुर शाह जो है ना, जब नहीं रहा, तो अब उसका जो है वार हुआ था थी जहादर शाह से। और जहादर शाह के बाद जो है, बहादुर शाह के बाद अब कौन आता है बाबू? जहादर जहादर शाह। शाह। कौन? हाँ, मतलब औरंगजेब के बाद बहादुर शाह फर्स्ट, और बहादुर शाह फर्स्ट के बाद जहादर शाह। जहादर शाह। हाँ, और ये था आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट। जब बहादुर शाह फर्स्ट का डेथ हो जाता है, तो ये आता है वार ऑफ ए
succession broke out. Jahandar Shah emerged a victorious and ruled for a few months. कुछ दिन तक ये भी शासन करता है. He was puppet in the hands of जुल्फिकार खान. ये जानती हैं किसका पपेट था? पपेट का मतलब पता है क्या होता है? नहीं. यू नो पपेट? पपेट का मतलब होता है कठपुतली. कठपुतली. हाँ, आपको मालूम है क्या होता है कठपुतली? हाँ, वो जो डॉल टाइप का होता है. हाँ, मतलब उसको क्या करता है, वो जो कठपुतली का जो ऑनर होता है, वो उसको जिधर चाहता है उधर क्या करता है, घुमाता है, नचाता है ना. हाँ. जस्ट लाइक वो यहाँ पे जो जहादर शाह था, वो भी जो था वो एक पपेट था. किसका पपेट था बाबू? जहादर शाह. वही. जुल्फिकार खान का. ठीक है. जुल्फी खान का. हाँ, इसका जो था वो जुल्फिकार खान का. ये मोस्ट पावरफुल नॉवेल ऑफ दैट टाइम, उस समय का बहुत ही ये पावरफुल जो नॉवेल्स था. जहादर शाह वाज ओवरथ्रोन बाय हिज नेफ्यू फर्रुखसियार. और जहादर शाह को उसका जो नेफ्यू था ना, उसको वो हथ रिप्लेस कर देता है. और वहां पे कौन आ जाता है आपका? फर्रुखसियार. नेफ्यू मतलब क्या होता है? नेफ्यू मतलब भतीजा. भतीजा. हाँ, नेफ्यू का मतलब नहीं पता था आपको? नहीं. नीस का मतलब किसका? नीस नीस. भतीजी. हाँ, तो नेफ्यू नीस ये होता है, भतीजा था. क्लियर? हाँ, ठीक है. अब आपको पता हो गया होगा कि जो मुगल एम्पायर था, तो मुगल एम्पायर में हम लोग जो है लेटर मुगल एम्पायर को पढ़े. और लेटर मुगल एम्पायर में हम लोग ये पढ़े कि जो मुगल सत्ता था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, कमजोर हो रहा था. और 18th सेंचुरी आते आते तक जो किंगडम था वो लोग इंडिपेंडेंट किंगडम अपना बना रहे थे. और ये कमजोर होने लगा औरंगजेब के मृत्यु के बाद. औरंगजेब के जैसे ही मृत्यु होता है तो कौन आ जाता है बाबू? बहादुर शाह फर्स्ट, है ना. अच्छा, हाँ. ए के बाद कौन सा लेटर आता है? ए के बाद बी. हाँ, बी. तो ए के बाद ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह फर्स्ट. अच्छा, बी. अब बी बहादुर शाह. अब फिर कौन आ जाता है बहादुर शाह के बाद? जहांदर शाह. बहादुर शाह. और उसके बाद कौन आ जाता है? फारूक फारुखसियार. शेख. हाँ. ए के बाद आया बी, बी के बाद आया जे, जे के बाद आया फारुखसियार. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो फारुखसियार वाज रूलर ओनली इन ए नेम. केवल वो अपने नाम पे ही रूलर था. द एम्पायर वाज कंट्रोल बाय द सैयद ब्रदर. एम्पायर जानती हो किसको कौन कंट्रोल कर रहा था? उसका भाई. उसका भाई. क्या नाम था? सैयद ब्रदर्स, है ना. अब्दुल खान एंड बारा, हुसैन अली खान बारा, दे वर नोन एज किंग मेकर. मतलब आपको पता है क्या होता है ना, कभी कभी कोई जो है आपको अगर बना दिया है कहीं का किंग, तो वो पूरा का पूरा आपको वही कंट्रोल कर रहा है. देखते हैं कि नहीं कभी? हाँ. वो जो बोलता है वही हम लोगों को करना पड़ता है ना. तो ये हो गया. तो आज हम लोगों को पढ़ लिया औरंगजेब के बारे में, अभी हम लोगों को नॉलेज हुआ कि औरंगजेब के बाद आया था बहादुर शाह फर्स्ट. उसके बाद आया जहादर शाह. आफ्टर द जहादर शाह व्हिच कम फर्रुखसियार. ये आ रहा था मुगल के बारे में हम लोग पढ़े थे, है ना. हाँ. अब ये नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग. नेक्स्ट वाला जो है उसमें हाँ. हम्म. 1 मिनट. हाँ, ये फिर अब हम लोग दिख रहा है अभी आपको? हाँ. हम्म.
तो 1790 एडी दे रिमूव फर्रुखसियार, और 1719 आते का जो वक्त था 1719 का एडी, वो भी क्या हुआ कि फर्रुखसियार भी वहां से वो गद्दी से फेंक दिया गया। और विद इन अ गैप ऑफ ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीने के गैप के बाद दे प्लेस्ड एंड रिमूव टू मोर रूलर आ गए। फाइनली दे डिक्लेयर मोहम्मद शाह एज द एम्पायर। इसके बाद कौन आएगा बाबू फर्रुखसियार के बाद? मोहम्मद मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह जो बने 1720 से कब तक? 1748 एडी तक। ठीक है, 120। हाँ 48 एडी। अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना, कंफ्यूजन नहीं ना है? नहीं। सीधा सीधे अभी तक हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं कि एक मुगल एम्पायर हुआ करता था, और वो मुगल एम्पायर 18 सेंचुरी आते आते तक कमजोर हो रहा था। उसके कंट्रोल में जितने स्टेट थे वे सारा जो है उससे अलग हो रहे थे और एक इंडिपेंडेंट स्टेट अपना बना रहे थे। उसमें जो सबसे, और ये जो मुगल एम्पायर है जो 18 सेंचुरी में कमजोर हो रहा था, उसका कमजोर होने का कारण क्या था कि औरंगजेब के बाद उसमें सारे लीडर जो है कमजोर थे। तो औरंगजेब के बाद जो है कौन बनाए थे? बहादुर शाह फर्स्ट आए। और बहादुर शाह फर्स्ट के बाद कौन आए थे बाबू? जहांगीर शाह। बहादुर शाह। और जहांगीर शाह के बाद कौन आए? फारूक फारूक सियार। शाह। हाँ, और फारूक सियार को जो है वो भले वो रूलर था लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा था? सैयद ब्रदर्स। उसके दो भाई थे। तो भाई क्या नाम था? अब्दुल्ला खान बराहा एंड हुसैन अली खान बराहा। हाँ ठीक है। और यहाँ फिर फर्रुखसियार भी जो है हटा दिए जाते हैं, और कुछ गैप ऑफ फ्यू मंथ्स के बाद दे प्लेस एंड रिमूव टू मोर रूलर, दो नए आते हैं। फाइनली दे डिक्लेयर मोहम्मद शाह एज द एम्पायर। अब जो है अब क्या आ जाते हैं? मोहम्मद शाह। 1720 का वक्त आ गया है, 1720 से 1748 एडी। हम लोग ये जो आज पढ़ने जा रहे हैं ना, ये सब 1700 का पढ़ रहे हैं, है ना? कि 1700 के समय क्या होगा। आज कितना, कौन सा सेंचुरी है अभी? अभी 2000। 2024 में है हम लोग, है ना? 21st सेंचुरी में है। तो 21st सोचिए में। कितना, हाँ सेंचुरी। तो मतलब ये क्या बहुत पुराना घटना है क्या? 1720 1748? हाँ। उस समय क्या हुआ करता था? उस समय राजा का शासन हुआ करता था ना? हाँ। और राजा क्या करता था? राजा जो है जितना पावरफुल होता था उतना ही उसका कंट्रोलिंग हुआ करता था। अपने किंगडम को रूल करता था। हाँ। क्या आज भी हमारे यहाँ किंगडम्स है? नहीं, आज सिटीज है। आज हम लोग डेमोक्रेटिक, आज मोनार्की सिस्टम है या डेमोक्रेसी है अपने यहाँ? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। मोनार्की, मोनार्की का मतलब समझती हैं? मोनार्की पढ़ाया गया था, याद नहीं आ रहा अभी। मोनार्की का मतलब जहां पे रूल जो है किंग के द्वारा किया जाए, किंग और क्यूंस के द्वारा किया जाए। मोनार्की। ठीक है। हाँ, हाँ। मोनार्की इज द सिस्टम्स वेयर रूल्ड बाय किंग और क्वीन, यही था ना? डेमोक्रेसी इज द सिस्टम वेयर रूल्ड बाय पीपल, जो लोग हो गए उन्हीं के द्वारा रूल किया जाएगा या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा रूल किया जाएगा, है ना? तो चलो फारूक सियार से आते हैं हम लोग मोहम्मद शाह के ऊपर। आफ्टर द फारूक सियार के बाद भाई यही थे 1720 से 1748 एडी में। Soon after coming to power, और जैसे ही ये पावर में आते हैं, मोहम्मद शाह स्ट्रिप द सैयद ब्रदर ऑफ देयर पावर एंड ऑथोरिटी। मोहम्मद शाह क्या करता है? वो सैयद ब्रदर से उनका जो पावर होता है, ऑथोरिटी होता है, वो सारा ले लेता है। ही रूल्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड, और ये बहुत ही लंबे समय तक लड़ता है, ही रूल करता है, सॉरी रूल करता है, एंड कुड हैव रिव्यूड द एम्पायर। पूरे जितना भी जो एम्पायर होता है ना, सब कुछ चेंज करता है ये। देखो भाई, मोहम्मद शाह है तो अब पूरे एम्पायर को बदल रहे हैं, सैयद ब्रदर को हटा रहे हैं, उसका पावर को खत्म कर रहे हैं। हाउएवर ही डिड नॉट इवन अटेम्प्ट टू कंसोलिडेट द एम्पायर। वो अपना एम्पायर को पूरा का पूरा कंसोलिडेट नहीं कर रहे थे। Powerful governor established independent kingdom in different part of the country. The Sikh, Maratha, Jat, Rajput revolted against the Mughal. और अभी मुगल से जो है कौन कौन लड़ रहा था मुगल सत्ता से? तो सिख जो थे, मराठा जो थे, जाट थे, राजपूत थे, ये सब किसके खिलाफ लड़ रहा था? मुगल्स। मुगल्स के खिलाफ लड़ रहे थे।
इन लोगों को भी चाहिए होगा कि भाई पावर जो है, और पावर गवर्नर स्टैब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम, और इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री में ये सब जो है इंडिपेंडेंट किंगडम अपना सेटल कर रहे थे, गवर्नर वगैरह। अब देखो इन्वेशंस ऑफ नादिर शाह 1739 एडी। अब हम लोग 1720 से 1748 का देखें, 1739 एडी का एक देखते हैं। मोहम्मद शाह के बाद एक जो इन्वेशंस थे नादिर शाह, ये नादिर शाह जानते हो कौन था? नादिर शाह इस पीरियड के दरमियान जो एम्पायर ऑल्सो फेस टू इन्वेंशन। जानती हैं क्या हुआ? नादिर शाह वगैरह ये सब क्या था? बाहर से आया हुआ था, बाहर से। बाहर से आया हुआ था। और यहाँ पे रूल कौन कर रहा था? मुगल, है मुगल। ना, मोहम्मद। और ये उस वक्त के बारे में बात कर रहा है कि ड्यूरिंग द पीरियड एम्पायर ऑल्सो फेस दो इन्वेशंस को ये फॉलो कर रहा था, फेस कर रहा था। 1739 एडी नादिर शाह द रूलर ऑफ ईरान। कहाँ का रूलर था नादिर शाह? ईरान। ईरान का। ईरान नाम सुनिए कभी? हाँ सुने, कंट्री हाँ, तो है। ये नादिर, हाँ कंट्री है। तो ये नादिर शाह जो थे ना, ये ईरान के ही राजा थे। और ये कहाँ पहुंच गए थे? इंडिया। इंडिया, इन्वेडेड इंडिया। ही डिफीटेड द मुगल। और किसको हराए? मुगल्स को। एंड कैरिड अवे लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रेजर्स। और कि यहाँ बहुत से सारे लेके क्या भागा? नादिर शाह क्या लेके भागा यहाँ से? खजाना, ट्रेजर। खजाना। हाँ, ट्रेजर्स का मतलब क्या होता है बाबू? खजाना। खजाना। हाँ। और उसमें एक और चीज था, पता है क्या था? हमारा कोहिनूर डायमंड था, कोहिनूर इंक्लूडिंग द डायमंड। कोहिनूर डायमंड। तो अब क्वेश्चन बन सकता है कि कोहिनूर डायमंड कौन लेके गया यहाँ से? नादिर शाह। नादिर शाह। नादिर शाह कहाँ का रूलर था? ईरान। ईरान का। कोहिनूर डायमंड एंड द पिकॉक ट्रॉन ऑफ शाहजहां। और शाहजहां का जो मोर का एक मुकुट होगा, उसको भी ले गया। हाँ। पता है आपको? हुआ शाहजहां। और शाहजहाँ वो ताजमहल में ताजमहल जो जो बनवाया था, है ना? बनवाया था। इसको, हाँ, किंग ऑफ आर्किटेक्चर्स के नाम से भी जानते हैं, है ना? हाँ। हाँ, शाहजहां। हिज इन्वेशंस वाज फॉलोड बाय द अहमद शाह अब्दाली। और इसका जो इन्वेशन वाज फॉलोड, यही जो है फिर जो है ना, एक और वहीं का रूलर था ईरान का, वो फॉलो किया उसको। किसको? नादिर शाह को। उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम था बाबू? अहमद शाह अब्दाली। और ये किसको फॉलो किया? नादिर शाह को ही। नादिर शाह कैसे इंडिया में आके जो लूटपाट मचाया, जस्ट लाइक अहमद शाह अब्दाली भी यहाँ पे 1761 एडी में आया, 1761 एडी में आया। द मुगल कुड नेवर रिकवर फ्रॉम द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दिस टू इन्वेशन। तो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली अब्दाली, ये दोनों से जो है ना, मुगल जो है कभी भी फिर अपने आप को रिकवर नहीं कर पाया। समझिए? हाँ। मतलब अब तो आपको पूरा सिनारियो नजर आ रहा होगा कि किस तरह से मुगल जो सत्ता था वो केंद्र में था। जैसे अभी हम क्या बात किए थे कि केंद्र में कौन है, सेंटर में? तो आप बोली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, है ना? प्रेसिडेंट का भी नाम बताइए आपके, द्रौपदी मुर्मू। तो आपको बताया कि ये सब क्या कर रहा है? देश को रूल कर रहा है। इनके अंदर अंदर छोटा छोटा स्टेट है। तो मुगल भी उस तरह का ही कंट्रोलिंग करता था, लेकिन मुगल जो है धीरे धीरे क्या होते गया? कमजोर होते गया। कमजोर होने के पीछे में कारण क्या था कि जो औरंगजेब था, उसका जब मृत्यु हो गया तो उसके बाद के जो लीडर थे वो बहुत काफी कमजोर थे उसके। और ये सब जो है वहां का जो स्टेट्स का गवर्नर वगैरह था, ये सब अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाने लगा। तो उसमें पहला क्या था आपका? तो बहादुर शाह फर्स्ट आए। बहादुर शाह फर्स्ट के बाद जो है कौन आया जहां बाबू? जहादर जहांदर शाह। हाँ, जहादर शाह फर्स्ट के बाद कौन आया? फर्रुखसियार आया, फारूक जिसको किस जिसका की कंट्रोलिंग कर रहा था सैयद ब्रदर, है ना? उसके बाद फर्रुखसियार के बाद मोहम्मद शाह आए। मोहम्मद शाह जब आए थे तो ये भी जो गवर्नर था, तो वो लोग भी उस समय इंडिपेंडेंट किंगडम जो है अलग अलग पार्ट में बना रहा था। सिख से, मराठा से, जाट से, राजपूत से, ये सब मुगल्स के अगेंस्ट में हो गए थे उस समय, है ना? तो मुगल देख रहे हो कमजोर हो रहा था। हाँ। तो मुगल तो कमजोर हो ही रहा था। और उस पे से दो जो है बाहर से जो आकर के वो लोग भी इसको और कमजोर किए। उसमें एक कौन थे? नादिर शाह। और दूसरा कौन था? अहमद शाह अब्दाली।
हाँ, अहमद शाह अब्दाली। अब ये दोनों जो है, और ये दोनों, तो नादिर शाह जब आया तो वो क्या करता है, वो भी मुगल पे अटैक करता है, और उसके बाद क्या करता है कि मुगल्स को एक उससे जो है बहुत ही बड़ा खजाना जो है लेकर के भाग गया, और साथ ही साथ डायमंड का जो कोहिनूर जो था हमारा, उसको भी लेके गया, कोहिनूर हीरा को। और साथ ही साथ जो है शाहजहां का जो है वो जो मुकुट था, पिकॉक ट्रॉन, उसको भी ले गया। और उसी को फॉलो किया अहमद शाह अब्दाली अब्दली। एंड द मुगल कुड न, और मुगल जो है इससे कभी भी रिकवर नहीं कर पाया। तो ठीक है बाबू। अहमद अहमद शाह अब्दाली है ना, वो 1961 में आया था, मतलब वो मोहम्मद शाह के रूल के बाद आया था ना। हाँ, उसके बाद ही आया था अहमद शाह अब्दाली, 1761 में। हाँ। 1961 अब कहाँ से, 1961 में क्या हो गया था, इंडिया आजाद हो गया था। एंड 1761 बोले थे। हाँ से, अच्छा सॉरी, हम नहीं सुने होंगे, 1761 में। और मतलब अंग्रेज का भी आने का वक्त जानती हैं कब था? 19 में, 1700, 17 में, 1700 में ही आया। हाँ, 1700 में ही आया था। 17 में। 100, हाँ। उस समय मतलब यही सब रूलर हुआ करते थे, और उसके बाद यहाँ पे आया था किस लिए, व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। लेकिन ट्रेड तो किया ही किया, साथ इंडिया को भी एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब पता है आपको क्या होता है? नहीं। शोषण करना, मतलब शोषण करना, जो कमजोर है उसको जो है उसके ऊपर जो है अपना हुक्म चलाना, उसका जो है ट्रेजरी को खाली करना। ये तो दो इन्वेशंस थे। कौन था आपका? नादिर नादिर साहब, अहमद अहमद शाह शाह अब्दाली। अब्दाली, जो कि पूरा खजाना को लेके गया। उसके बाद जो बचा खुसा कसर था वो कौन पूरा करेगा? अंग्रेज पूरा ही करेगा, है ना। तो हाँ। पढ़ेंगे अंग्रेज के बारे में भी अभी। पीरियड फ्रॉम 1748 से 1858 एडी तक हम लोग देख लेते हैं अभी। तो आफ्टर मोहम्मद शाह द मुगल एम्पायर एग्जिस्टेड ओनली इन नेम। तो हम मोहम्मद शाह के बाद जानती हैं क्या हुआ, कि जो मुगल एम्पायर था ना वो केवल एक नाम रह गया। ठीक है। हम्म। रीजनल किंगडम्स बिकम वेरी पावरफुल ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जो क्षेत्रीय किंगडम थे ना, जैसे अभी कैसे हम बताएं कि मान लो सेंटर है, सेंटर हो गया आपका दिल्ली में, और दिल्ली के अधीनस्थ जितना भी स्टेट हो गया, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, ये सब स्टेट्स हो गया। अब ये सारा स्टेट्स क्या होने लगा ना, कि कमजोर पड़ने लगा। मोहम्मद शाह स्टेट जो है पावरफुल में आ गया, सारा स्टेट अब मनमानी कर रहा है। द रीजनल किंगडम बिकम वेरी पॉपुलर पावरफुल ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसको समझ में आ गया, कोई दिक्कत? नहीं। द ब्रिटिश हैड ऑल्सो स्टार्टेड एनेक्सिंग इंडियन टेरिटरीज। आ गया ना। अब जो है ब्रिटिश भी क्या करने लगा, वो भी जो है भारत का जो टेरिटरीज था उसको जो है एनेक्सिंग, कब्जा करने के लिए, एनेक्सिंग का मतलब उसको कब्जा करना चाह रहा था। इन हम्म। लेसर देन अ सेंचुरी दे बिकम द रियल मास्टर ऑफ इंडिया। और जो है वो, अगर रियल मास्टर ऑफ इंडिया बोला जाए तो कौन था? वही था, अंग्रेज था। ठीक है। हाँ। द लास्ट मुगल एम्पायर वाज बहादुर शाह जफर। लास्ट मुगल एम्पायर कौन था? बहादुर शाह। जफर। In 1858 AD, the British removed him from the throne and brought an end to the Mughal Empire। और 1858 AD तक बहादुर शाह जफर को भी हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, और ब्रिटिश जो है ब्राउट एन इन टू मुगल एम्पायर का खत्म कर दिया। तो हु वाज, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हु एंडेड द मुगल एम्पायर, तो आंसर आपका क्या होगा? ब्रिटिश। ब्रिटिश। ठीक है। तो और हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि हम लोग पहला जो पढ़े थे ना वो बहादुर शाह जफर फर्स्ट था वहां पे, हाँ। और ये बहादुर शाह जफर है। ठीक है। वो तो बहादुर ये शाह लास्ट, था। हाँ, बहादुर शाह जफर फर्स्ट था वहां पे, फर्स्ट था ना। लेकिन वो सिर्फ बहादुर शाह था, जफर नहीं था। हाँ, बहादुर शाह फर्स्ट होगा वहां पे, है ना। ये बहादुर शाह जफर है। हाँ। तो इसके बारे में देखेंगे। 80 अथी क्या बोलता है, ये भाग करके जो है
वो छुप गया था ताजमहल में, तो वहां पे भी ब्रिटिशर्स पहुंच गया, तो फिर उसको जो है उसके साथ एक लड़ाई हुआ और अल्टीमेटली उसको गिरफ्तार कर लिया गया और बहादुर शाह जफर को जो है एक जेल में ले जाकर बंद कर दिया गया। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। देखो काउच क्या था, कारण क्या था मुगल का डिक्लाइन होने के पीछे का कारण समझ लो। By the opening of 18th century, when Europe was ruled by strong monarchies and the European merchant communities were well on the road to prosperity, the Muslims' power showed a rapid decline everywhere. तो मुगल्स का अंत काउज डिक्लाइनेशन का काउजेस क्या था, कारण क्या था, वो हम लोग देख रहे हैं। तो 18th सेंचुरी में जब यूरोप जो था ना वो रूल कर रहा था स्ट्रॉन्ग मोनार्कीज को। आपको मालूम है पहले भी जितने भी कंट्री थे ना यूरोप में भी, वहां भी रूलर ही थे, मोनार्कीज ही था। चाहे वो फ्रांस का बात कर लो, ब्रिटेन में तो मोनार्की था ही और अभी भी मोनार्की है ब्रिटिश में। ठीक है, हाँ 18th सेंचुरी। तो व्हेन यूरोप वाज रूल्ड बाय स्ट्रॉन्ग मोनार्की एंड यूरोपियंस मर्चेंट कम्युनिटीज वेयर वेल ऑन द रोड टू प्रॉस्पेरिटी, और जो यूरोपियन जो व्यापारी थे वो लोग जो है एक बहुत ही अच्छा ज्यादा जो है प्रॉस्पेरिटी मतलब संपन्न जो थे उनको था। द मुस्लिम पावर शोड ए रैपिड डिक्लाइन एवरीवेयर, और प्रत्येक जगह हर एक जगह पे जो मुस्लिम एम्पायर था ना वो क्या हो रहा था, अब खत्म हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था। ठीक है, Empire of the Muslim began to weaken rapidly after the death of the great emperor Alamgir I in 1707 AD। 1707 AD का वक्त है जो एम्पायर थे मुगल का, वो जो है एम्पायर ऑफ मुगल was began to weaken after the death of the great emperor Alamgir I। आलमगीर फर्स्ट का जब डेथ होता है ना तो मुगल एम्पायर का सत्ता ये सब कमजोर पड़ने लगा। In 1707 AD, the causes of the decline and the disintegration of the empire are generally regarded as the weakness of the successor of Alamgir I। आलमगीर फर्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आपका कि द एम्पायर जो था, द एम्पायर ऑफ द मुस्लिम बिगेन टू, मुस्लिम्स का जो एम्पायर था वो कमजोर कब पड़ने लगा? जब एम्परर आलमगीर बना था। नहीं, रैपिडली आफ्टर द डेथ ऑफ द ग्रेट एम्पायर आलमगीर फर्स्ट, आलमगीर के डेथ के बाद। हाँ, उसके बाद जो मुस्लिम लोगों का जो सत्ता था ना वो कमजोर पड़ने लगा। ठीक है, हाँ, देखो मुस्लिम्स पावर रैपिड है ना डिक्लाइन एवरीवेयर, द मुस्लिम बिगेन टू बिकेम द काउज ऑफ द डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एम्पायर। तो उसके बाद से ही जो है ना मुस्लिम एम्पायर जो है कमजोर। तो अब क्वेश्चन आ जाएगा कि जो मुस्लिम एम्पायर था कब से कमजोर पड़ने लगा था? तो आलमगीर फर्स्ट के डेथ के बाद 1720 AD। द काउजेज ऑफ द डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ empire are generally regarded the weakness of the successor of Alamgir first, but really the loss of feeling of solidarity among the Muslim was one of the principal causes of Muslim decadence। मतलब अगर रियल कारण अगर आप तलाशोगे ना तो मेन कारण जानती हैं क्या था? आलमगीर फर्स्ट तो हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन रियल कारण क्या था कि जो मुसलमान थे ना उन लोगों में जो एक एकता था, यूनिटी था, सॉलिडेरिटी था, वो क्या हो रहा था, यूनिटी अब नहीं रहा उन लोगों के बीच में। ठीक है बाबू, हाँ, यूनिटी का मतलब जानते हो क्या होता है? यूनिटी का मतलब होता है एकता, है ना। जैसे आप दो भाई बहन है, तीन है, तो तीनों मिलकर है तो यूनाइट रहिएगा आप लोग। तो ये मुसलमानों में यूनिटी क्या हो रहा था, कमजोर। तो ये जो मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइनेशन दे रहा है उसके पीछे दो तीन कारण का जिक्र कर रहा है। पहला कारण यह है कि जो मुस्लिम यूरोप में जो मोनार्कीज वगैरह था और मर्चेंट कम्युनिटी जो थे वो लोग ज्यादा प्रॉस्पेरिटी कमा रहे थे। अब मुस्लिम का जो पावर था ना वो डिक्लाइन हो रहा था हर जगह, और वो कमजोर कब हो रहा था, जब एम्पेरर जो आलमगीर फर्स्ट जो था उनके डेथ के बाद। ये एक कारण था। दूसरा कारण ये बताता है कि ये तो हो सकता है, इसके साथ साथ एक और कारण था जिसको कि ज्यादा जोर डाल रहा है उस पे कि मुसलमानों में अब एकता का कमी हो गया था। ठीक है, यूनिटी ऑफ फेथ गेव ए यूनिटी ऑफ फीलिंग्स टू द मुस्लिम।
और एक जो यूनिटी होता है विश्वास का, वो जो फीलिंग्स था मुसलमानों में, इट वाज दिस सेंस ऑफ बिलोंग टू सेम फेथ दैट इनेबल दैट न्यूमेरिकली स्मॉल माइनॉरिटी टू रूल द millions of the Muslim population. Various historians have arrived at the following: became succession of Aurangzeb. बहुत सारे लोगों का अलग अलग चीज रखते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि औरंगजेब का जो सत्ता था, वो सक्सेसर था, वो भी बहुत कमजोर हो गया था। सक्सेसर ऑफ औरंगजेब वेयर इनकैपेबल था, वर्थलेस था, अनसुटेबल टू द जॉब ऑफ किंगशिप, मतलब सही से वो राजपाट नहीं देख पा रहा था। नेग्लेक्ट ऑफ क्या सक्सेसर मतलब? सक्सेसर्स का मतलब कि उसका जो वंश था आगे, जैसे दादा परदादा, इस तरह से जो होता है ना, तो औरंगजेब वही जो उसके आने मुगल में और जो लोग आ रहे थे उसके राजा, वो हो गया सक्सेसर। जैसे अभी हम लोग कैसे पढ़े, वो सब सक्सेसर थे। बहादुर शाह फर्स्ट हो गए, उसके बाद आपका जलादर शाह हो गए। इस तरह से जो भी हम लोग पढ़े, ये लोग सक्सेसर का नाम हम लोग पढ़े, औरंगजेब के बारे में पढ़े। आया समझ में? हाँ। हाँ, तो ये था। तो ये सब कारण था कि चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं हम लोग। ऋषभ से बात हुआ है क्या? नहीं हुआ है। आज उसका एग्जाम था कि क्या? आज नहीं आया है अभी तक? आज एग्जाम था ना? आज एग्जाम है कि कल पेपर था उसका? कल है पेपर। कल है। हाँ, आज आया नहीं अभी तक। कल उसका लास्ट पेपर होगा ना? कल लास्ट पेपर है। आएगा लेट से कहीं आता है। अच्छा, देख लेते हैं। चलो, ये भी दिख रहा है आपको? हाँ। तो हाँ, वास्टनेस ऑफ द एम्पायर। फिर एक कारण जो काउजेस जो है, बहुत सारा काउजेस था। तो वास्टनेस ऑफ द एम्पायर का मतलब पता होता है आपको? वास्टनेस का मतलब बहुत बड़ा एम्पायर था उसका। ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ औरंगजेब द मुगल एम्पायर हैड बिकम अ वेरी वास्ट एंड अनवाइडली। मुगल एम्पायर के बारे में क्या कह रहा है कि मुगल एम्पायर क्या था? बहुत ही बड़ा था। ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा कि अगर आपका जो जुडिक्शन है बहुत बड़ा एरिया आपको कंट्रोल करने के लिए दे दें, तो होता क्या है कि आपसे कंट्रोल नहीं भी हो पाता है अगर रूलर वहां पे स्ट्रांग नहीं रहेंगे। तो होता है कि नहीं? हाँ, होता है। तो इट बिकम practically impossible for one ruler to control the far-flung provinces without any effective means of communication and transport. और आज का जैसे युग है, आज का जो एज है, तो आज हमारे पास हेलीकॉप्टर्स भी है, आज हमारे पास हवाई जहाज है, रेलवेज है, बहुत सारा चीज है कि नहीं? उस समय इतना सुविधा हुआ करता था? नहीं। तो एक एरिया को कंट्रोल, अगर बहुत बड़ा एरिया को कंट्रोल करना पड़ा तो थोड़ा प्रॉब्लम आता होगा। हाँ। तो यही दे रहा था कि फ्लंग प्रोविंसेस विदाउट एन इफेक्टिव मींस ऑफ ए कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट्स के बगैर भी जो है ये सब प्रॉब्लम आ रहा था। अब एब्सेंस ऑफ ए डिफिनिट लॉ ऑफ सक्सेशन, एक डिफिनिट लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था। जैसा हम बताए ना कि वो लोग आपस में ही लड़ते रहता था, और आपस में जो जीत गया वो फिर से जो है राजा का दोनों दो या तीन बेटा है, तीनों आपस में भी झगड़ जाता था, है ना? So there was no definite law of primogeniture. Consequently, a war of succession was the only means to decide the successor of an emperor. मतलब अगर युद्ध वगैरह होता था और वही युद्ध डिसाइड करता था कि अगला राजा कौन होगा। ठीक है। ठीक है। तो इससे भी तो प्रॉब्लम आएगा ना कि अगला राजा कौन होगा। अगर ये हम लोग वार करके करें तो उसमें हमारा बहुत सारा लॉस होगा कि नहीं होगा? होगा। The S-word was the grand arbiter of right, and every son was prepared to try his fortune against his brother. तो सारा जैसे उसका बेटा उठा रहता था, आपस में ही सब लड़ जाता था, कोशिश करता था कि इस बार सत्ता मेरे हाथ में आ जाए, हम रूलर बन जाए। The result was the widespread bloodshed became the foundation of the empire and provided opportunity to other adventurers to interference in the matter of the state.
और क्या होता था बाबू इसमें कि खून खराबा होगा, युद्ध होगा तो खून खराबा होगा। इसका रिजल्ट्स क्या होता था कि जो अदर्स लोग होते थे, जो आउटसाइडर थे, वो इसका बेनिफिट उठा के लेके चले जाते थे, वो स्टेट्स के मैटर में इंटरफेरेंस करने लगते थे, है ना। अब देखो डेटोरेशन ऑफ ए मोरालिटी एंड ऑफ द मुगल एम्पायर। एक मोरालिटी भी जो बता रहा है कि मोरालिटी का मतलब क्या होता है। मोरालिटी हाँ मोरालिटी नहीं पता। मोरालिटी का मतलब होता है कि अगर देखो होता क्या है कि अगर आप बोल रही हैं कि हम आपको किसी से 500 रुपीज लेना है पर मंथ, आप उसका फिक्स की कि 500 आपको रुपीज देना है, और आप उससे जो है 500 के बदले जो है 1000 पर मंथ ले रही हैं, रेंट चार्ज उसको ले रही हैं, तो क्या वो क्या बोलेगा कि आपके पास मोरालिटी नहीं है, नाम का चीज नहीं है, आप 500 बोल के 1000 ले रही हैं, बोलेगा कि नहीं। हाँ। तो ये मोरालिटी का वहां पे यही होता है कि विद द पैसेज ऑफ ए टाइम द कैरेक्टर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर डिटोराइटेड क्विकली। मतलब जो कैरेक्टर था, जो चरित्र था मुस्लिम शासकों का, वो दिन पे दिन बहुत ही जल्दी क्या हो रहा था, डिट्रॉइट कर रहा था। समझ में आया। हाँ। कैरेक्टर मतलब तो समझती होंगी, बहुत लोग को बोलते हैं ना कि तुम्हारा कैरेक्टर सही नहीं है, तुम 500 का 1000 ले लिए, है ना। बाबर हाँ। हो, हुमायूं हो, अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, औरंगजेब हो, देर ऑल मॉरली वेरी स्ट्रांग। तो ये सब जितने भी लीडर्स का नाम हम बताएं आपको अभी, बाबर से लेके हुमायूं से लेके अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सारे जो है मॉरली बहुत ही स्ट्रांग थे। ठीक है। मतलब जो एक बार कह दिए तो जो कह दिए। However, of the successors were reckless drinkers। और उसके बाद जितने भी सक्सेसर हैं, वो लोग क्या थे ना, ड्रिंकर्स बोल रहा है उनको, रेकलेस ड्रिंकर्स, मतलब समझती हैं। नहीं। ड्रिंकर्स जो ड्रिंक करता है। हाँ। हाँ, तो वो जो उसके बाद सम ऑफ द सक्सेसर, तो उनमें से कुछ जो सक्सेसर थे वो एकदम रेकलेस ड्रिंकर्स थे, while the others were fond of women। ठीक है, समझ गए। हाँ। है ना। डिट्रॉइशंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द रूलर, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, मुगल एम्पायर का जो कैरेक्टर्स, जो रूलर होंगे उनका कैरेक्टर्स पे कुछ लग रहा है कि नहीं आरोप। हाँ। तो ये सब भी कारण बना उनका डिट्रॉइशंस का। तो एग्जामिनेशन में आ जाएगा तो ये भी लिख सकते हैं, डिट्रॉइशंस ऑफ ए मोरालिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। अब मोरालिटी, आई थिंक कि आप मोरालिटी का मतलब आप अच्छे तरीके से समझ गई होंगी। हाँ, समझ गए। हाँ। हाँ, degeneration of a nobility, देखो the character of the ruler's nobility also degenerated with the passage of a time, passing of a time। Abundance of wealth, leisures and luxury rendered them inefficient and incompetent। This affected the administrative of the state। जानते हैं क्या होता है, अभी आपके पास मतलब 2-3 करोड़ 4 करोड़ रुपए आ जाए, पूरा ऐश आराम आ जाए, आपका जो एफिशिएंस है काम करने का, स्किल्ड क्या रह पाएगा उस टाइप का, नहीं। नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको काम करने का आदत क्या होगा, छूट जाएगा। तो काम अगर अब अभी हम पढ़ाना बंद कर दें, इतना पैसा मेरे पास आ जाए, पढ़ाना बंद कर दें, तो क्या हम कुछ सालों के बाद फिर पढ़ा पाएंगे। नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा स्किल्ड जो था वो खत्म हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि जैसे जैसे मुगल एम्पायर जो नोबेलिटी थे डीजेनरेटेड हो रहे थे, वो लोग अब जनरेट नहीं कर रहे थे, डीजेनरेट विद द पैसेज ऑफ ए टाइम। उनके पास बहुत ही पैसा आ गया था, खाली वक्त था, लग्जरियस लाइफ था, इससे वो इनइफिशियंट हो गए और इनकॉम्पिटेंट हो गए। ये अफेक्टेड किया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट पे, और उससे क्या होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा स्टेट का वो क्या हो जाएगा, इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा बाबू। हाँ। करेगा ना। तो देखो, अब डिट्रॉइशंस ऑफ ए आर्मी, अब जो है डिट्रॉइशंस किसका हो रहा है, आर्मी का भी डिट्रॉइशन आ रहा है, एक ये भी कारण है। हॉट क्लाइमेट
गर्म क्लाइमेट होने के कारण abundance of a belt and a comfort deteriorated the standard of the मुगल आर्मी। इससे क्या हो रहा था कि जो मुगल का जो आर्मी है उसके स्टैंडर्ड जो है गिर रहा था। soldiers become easy going and as a result by the 18th century they began to avoid the hardship of battlefield। और 18th सेंचुरी आते आते तक वो लोग जो है ना, जैसे अगर सेना है तो उसको तो बैटल करना पड़ेगा, फील्ड में लड़ना पड़ेगा ना, लेकिन वो लोग जो है बिल्कुल जो है एकदम अब लड़ने के मूड में नहीं थे। अगर क्लाइमेट अगर हॉट है तो ये नहीं हो पा रहा था। दिस सोल्डर लॉस्ट देयर एंड स्टिल कॉन्फिडेंस ऑफ विक्ट्रीज। और धीरे धीरे वो लोग जो विक्ट्री का जो कॉन्फिडेंस था उनमें वो लोग लॉस कर रहे थे। आर्मी सीज्ड टू बी व्हाट इट हैड बीन अ टेरर फॉर द एनिमीज। ठीक है, इन्वेडर्स प्लंडर्ड द कंट्री, डिमोरलाइज आर्मी कुड नॉट कीप द प्रोविंसेस टुगेदर। और आर्मी लोगों का डिमोरलाइज हो रहा था, वो लोग जो प्रोविंसेस थे वो लोग को साथ में नहीं रख पा रहे। इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है? लेटर मुस्लिम रूलर एंड नोबिलिटी सफर्ड फ्रॉम इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी बिकॉज देयर वाज नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। पहले क्या था ना बाबू, वहां पे इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी का मतलब एक प्रॉपर सिस्टम नहीं हुआ करता था एजुकेशन का देश में, कंट्री में। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग रिजल्टेड इन इवॉल्विंग ऑफ रूलर्स हु वर नॉट कॉम्पिटेंट टू फेस द चैलेंजेस ऑफ देयर जॉब। मतलब जो जॉब था तो उसके लिए ना तो उनको ट्रेनिंग दिया जाता था ना एजुकेशन दिया जाता था, तो आगे चलकर वो क्या हो गया, वो लोग फेस नहीं कर पाए। हाँ, नहीं कर पाए। हाँ। मान लीजिए कि अगर जॉब में हो तो ट्रेनिंग दिया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है, तभी तो अगर कोई पुलिस में है तभी तो वो किसी चीज पे लड़ पा रहा है, या सेना वगैरह में देखती है ना उन लोगों को पूरा ट्रेन किया जाता है। यहाँ पे ये सब ट्रेनिंग लेस था, तो बड़ा दिक्कत हो गया। मुगल रूल अलाइन टू इंडियन सॉइल। मुगल हैड कम फ्रॉम द कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया। मुगल जो है भारत का था ही नहीं, वो कहाँ से आया था? सेंट्रल एशिया से। दे ब्राउड देयर ऑन कल्चर कस्टम, अपना कल्चर लाया, कस्टम लाया। द डिमांड ऑफ द रिलीजन क्लैश विद द टीनेट्स ऑफ द हिंदू। तो हम लोगों के साथ उसका क्लैश होने लगा। अभी आप जहां पे रह रही हैं वहां पे कोई दूसरा जो है कल्चर आ जाए, रिलीजन आ जाए तो दिक्कत होगा कि नहीं? अलाइन नहीं कर पाया मुगल रूल, remained different throughout the, could not provide homogeneous nature to all the caste creed religious of the subcontinent। आया ये टॉपिक समझ में? हाँ। लास्ट वाला पूछ रहे हैं, मुगल रूलर जो है अलाइन टू द इंडियन सॉइल, एलियन टू द इंडियन सॉइल, सॉरी। नहीं, ये वाला नहीं आया। एलियंस का मतलब क्या होता है पता है आपको? कोई अगर बाहर से आ जाए, दूसरे ग्रह से आ जाए पृथ्वी पे, इसी को ना एलियंस हम लोग जनरली बोलते हैं। हाँ। तो मुगल भी क्या था हमारे लिए? एक नया चेहरा था, बाहर से आया था। हम्म। मुगल्स भी आया था, ये जो ईरान वगैरह था, ईरान हो गया, तुर्की हो गया, ये सब साइड से, मुस्लिम्स कंट्री से। हम लोग यहाँ पे कौन सा रिलीजियंस कल्चर फॉलो करते थे? हिंदू वाला, हिंदू थे हम लोग। ठीक है, तो वो कोई बाहर से आके और वहां का जो इम्पेरर था वो मुगल का यहाँ पे बादशाह बन गया, तो उसका जो कल्चर था, उसका जो कस्टम था, ये सब हम लोग के लिए बिल्कुल अलग था। हाँ, अलग था। तो अलग था तो हम लोग में भी से बहुत लोग विरोध करने लगा इसमें, है ना? अगर होमोजेनियस होता तो भाई उसको शासन करना आसान होता। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज इतना क्लास रखते हैं सृष्टि का, फिर कल हम लोग एग्जामिनेशन कब से है आपका? 14 मार्च। पहला पेपर थर्सडे। क्या है पहला पेपर मैथ्स है। और सेकंड पेपर? एसएस। एसएसटी। हाँ। अच्छा, तो जो जो अभी आप हमको भेजी हैं वही सब आ रहा है क्या? हाँ, यही आ रहा है। अच्छा, और तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में, ये सबको फिर समझ के आप क्वेश्चन आंसर वगैरह कर लीजिएगा। हाँ, एसएस का सिलेबस में सर थोड़ा चेंज करवाए थे। अच्छा, क्या चेंज है? मतलब पीछे वाला भी एक चैप्टर दे दिए, जो नया चैप्टर है ना उसको एक हटा कर पीछे वाला एक दो दे दिए। तो वो हमको भेज दिए ना, आप सेंड कर दिए ना सब?
एसएस वाला नहीं किया है, एसएस वाला करना है। एसएस का फुल फॉर्म सोशल एसएस। साइंस, सोशल साइंस ही ना? हाँ तो ये तो अभी हम लोग सोशल साइंस ही ना पढ़ रहे हैं। हाँ अच्छा, तो एक चैप्टर और आपको भेजना है इसमें, यही ना? हाँ। ठीक है, तब उसको हमको सेंड कर दीजिएगा तो हम कल तक उसका। अब मैथ्स में क्या हाल है, वो उसमें प्रैक्टिस वगैरह कर रही हैं? हाँ मैथ्स में कर रहा है, अभी ठीक स्कूल है में तो रिवीजन चल रहा है मेंसुरेशन का। अच्छा, तो मैथ्स आप कर लीजिए और एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, ये सब हम देख लेते हैं फिर। ठीक है। ठीक है, ओके। तो इसको भी रिवीजन कीजिए इतना, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो अगला इसको फिर पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर अभी कल हम ज्वाइन करते, कल 5:30 में है, हम कोशिश करेंगे, आज थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। ठीक है, ठीक है। ओके, चलिए तो फिर ठीक।